हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समझ में नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है, दिमाग में नहीं फंसती। लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट होंगे। आज हम इन्हें किताब की भारी भरकम परिभाषाओं से नहीं बल्कि एकदम मज़ेदार तरीके से विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम से समझेंगे। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जहाँ ढेर सारे अणु आपस में टकरा रहे हों एंड असर सिर्फ एक या दो का ही होता है। तो आज की क्लास में हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर कोटि का मतलब है कि रिएक्शन की स्पीड को कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो एक घर में 10 लोग यानी 10 अणु बैठे हैं, लेकिन सिर्फ काम आप कर रहे हो। घर की सफाई की स्पीड सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेज़ी से झाड़ू लगा रहे हो। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 9 लोग हैं वो तो बस बैठे हैं। तो यहाँ पर आणविकता कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 10 लोग कमरे में हैं। लेकिन कोटि सिर्फ 1 होगी क्योंकि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता पदों यानी कंसंट्रेशन टर्म्स के घातों पावर्स के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं और इसे अंश शो करते हैं। तो इसको अभिक्रिया की कोटि को हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ 2 अलग अलग रंग के गोले हैं, ए नारंगी और वी ग्रीन कलर का यानी हरे रंग का। तो यहाँ पर बाईमोलिकुलरिटी का मतलब होता है कि जब दो डिफरेंट अणु यानी मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और एक अभिक्रिया को अंजाम दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर 2 लिखा है, तो ये 2 ये दर्शाता है कि यहाँ 2 अणु मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब ये 2 अणु ए और बी एक दूसरे से टकराते हैं तभी रिएक्शन संभव होती है। तो इसीलिए इसे बाईमोलिकुलर कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिएक्शन की गति 2 अणुओं के आपस में टकराने पर निर्भर करती है, जैसे ए एंड बी। उदाहरण के लिए, यदि अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी है, ये उत्पाद है, तो वेग समीकरण क्या होगी? वेग समीकरण होगी रेट इक्वल के ब्रैकेट में ए की पावर एक्स इंटू बी और बी की पावर वाई। तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि होगी एन इक्वल एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं? यह एक प्रायोगिक मान यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और इसका मान पूर्णांक शून्य भी हो सकता है और पूर्णांक 1, 2, 3 या फिर भिन्न जैसे 1/2 और 3/2 भी हो सकता है। जबरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या होती है? जैसे मान लो एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी आणविकता क्या होगी? 11 होगी। लेकिन मैच का नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि जो कैप्टन है उसने कितने रन बनाए। मान लो अगर जो कैप्टन है उसने 100 रन मारे तो मैच जीत गए। तो यहाँ रिएक्शन की स्पीड भी इसी के हिसाब से तय होती है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? किसी प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या जो एक साथ संगठित होकर अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यहाँ पर 0 कोटि की रिएक्शन क्या होती है? जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और वहाँ पर 100 लोग पढ़ रहे हैं,
तो क्या उन 100 लोगों की पढ़ने की स्पीड बदलेगी? उन लोगों की पढ़ने की स्पीड नहीं बदलेगी। क्योंकि उनका पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो बारिश है तो उस बारिश का रिएक्शन 0 है। ऐसे ही कुछ रिएक्शन होती हैं जिन पर सांद्रता का कोई असर नहीं पड़ता, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ज़ीरो कोटि रिएक्शन। तो यहाँ पर आणविकता क्या होती है? यहाँ पर अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? किसी प्रारंभिक अभिक्रिया एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणुओं, परमाणुओं या आयनों की कुल संख्या जो एक साथ संगठित कोलाइड होकर अभिक्रिया को संपन्न करते हैं, यानी अभिक्रिया को कंप्लीट करते हैं, तो उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जिसे मान लो आपकी एक चाय की दुकान है। सुबह सुबह 5 लोग यानी जो 5 मॉलिक्यूल हैं, हम मान लेते हैं, दुकान में आकर बैठ गए। आपने उन्हें देखा और कहा, भाई आज दुकान में 5 लोग ही आए हैं। तो ये जो आपने उन्हें देखा और उन्हें गिना, उनकी गिनती करी, यही आणविकता है। तो अब क्या ये 5 के 5 लोग एक साथ चाय पियेंगे? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि 3 बस फ़ोन चला रहे हों, पर जो आणविकता होती है उसमें हम सबको गिनते हैं। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? यह एक सैद्धांतिक मान है, यानी थियोरेटिकल वैल्यू है, और यह केवल प्रारंभिक अभिक्रियाओं के लिए परिभाषित है। इसका मान कभी 0 या भिन्न नहीं हो सकता। इसका मान सामान्यतः 1, 2 या फिर 3 होता है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इस डिब्बे में सिर्फ एक ही तरह के अणु हैं, सिर्फ हरी गेंदें हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ कोई भी अणु किसी दूसरे अणु से टकरा नहीं रहा है। मतलब जो सारे अणु हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बीच में देखो, बस यह एक अकेली हरी गेंद, ये जो अकेली हरी गेंद है, ये अपने आप 2 टुकड़ों में टूट रही है। क्योंकि यहाँ रिएक्शन शुरू करने के लिए सिर्फ एक ही अणु जिम्मेदार है, ये वाला जो खुद टूट रहा है। तो इस रिएक्शन की आणविकता क्या हुई? इस रिएक्शन की आणविकता 1 हुई। यानी कितनी हुई? 1। अब आणविकता का मतलब है सिर्फ गिनती। तो अगर सिर्फ एक अणु टूटा है तो आणविकता भी कितनी होगी? 1 ही होगी। तो अगर 3 अणु एक साथ टकराए होते तो आणविकता कितनी होती? 3। लेकिन यहाँ पर जो सारे अणु हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर आणविकता सिर्फ 1 होगी। और ज़ीरो कोटि रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन सोचो जैसे दुकान में 10 लोग बैठे हैं, पर सबके सब अपने घर की चाय पी रहे हैं। अब जो दुकानदार है वो बेचारा चिल्ला रहा है, ऑफर दे रहा है, पर कोई चाय नहीं खरीद रहा। तो यहाँ दुकानदार कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी बिक्री यानी रिएक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही। उसकी शैल क्या है? उसकी शैल है 0। तो यही है शून्य कोटि की रिएक्शन। तो सांद्रता चाहे कितनी भी बढ़ा लो, जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, उसकी स्पीड टस से मस नहीं होगी। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।